चीन की एक समस्या है। देश का तापमान गर्म हो रहा है और यह अमीर भी हो रहा है। जबकि गर्म तापमान एक ग्लोबल चैलेंज है और दूसरा एक घरेलू जीत है, लेकिन ये एक साथ एक समस्या पेश करते हैं, जो है एयर कंडीशनर। चीन के आकार देखें। इसका आकार दक्षिणी अमेरिका से बिल्कुल अलग नहीं है और यह इसकी जलवायु में रिफ्लेक्ट होता है। बीजिंग का तापमान साल भर डीसी के तापमान के साथ मेल रखता है, जबकि शंघाई का अटलांटा के साथ मेल रखता है। यानी अमेरिका की तरह चीन भी गर्म है। अमेरिका का अधिकांश भाग एयर कंडीशनिंग के युग में विकसित हुआ। फ्लोरिडा, टेक्सास और एरिजोना। उनकी सबसे बड़ी आबादी ऐसे समय में आई थी जब अंदर और बाहर कोई संबंध नहीं था, और इसका डायरेक्ट योगदान है कि आज अमेरिका में सबसे अधिक बिजली की खपत होती है कंपेयर्ड टू पर कैपिटा ऑफ एनी मेजर इकोनॉमी। चीन उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आज बनने वाली प्रत्येक 5 एयर कंडीशनिंग में से 1-2 चीनी व्यक्ति को बेची जा रही है। सीधे शब्दों में कहें, जैसे जैसे पर्सनल इनकम बढ़ती है, एयर कंडीशनिंग का उपयोग बढ़ता है, और इसी तरह सबसे अधिक सबसे गर्म दिनों में चीन में लगभग 50% बिजली की खपत कूलिंग के लिए होती है। और यह केवल एक उदाहरण है। इन ए ब्रॉडर सेंस, बिजली की खपत में वृद्धि जैसे जैसे राष्ट्र समृद्ध होते हैं, एक अच्छी तरह से वेल एक्सेप्टेड एंड वेल डॉक्यूमेंटेड फिनोमिनन है। अन्य समृद्ध क्षेत्रों में धन लाभ और गेन्स के बीच एक कमजोर संतुलन पाया गया है। यूरोप और अमेरिका में साल दर साल बिजली की खपत कम या ज्यादा हुई है, यानी कि लगभग स्थिर। लेकिन चीन ऐसा दिखता है, ये बस बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन के आकार का कोई भी देश चीन की गति से इतिहास में कभी भी विकसित नहीं हुआ है। इसके लोग वेल्थ पिरामिड में फास्ट स्पीड से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, और इसलिए भी निश्चित रूप से इसकी बिजली खपत है। इससे मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। कभी कभी बिजली की कमी के लिए चीन कोई एजेंडा नहीं है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में ये प्रभावी रूप से बढ़ते दर्द को एक्सपीरियंस करता है। लेकिन 2021 के सितंबर और अक्टूबर में पूरे चीन में बिजली की कमी अलग थी। बेमौसम उच्च तापमान की अन्य अवधियों की तरह पावर स्ट्रैप ग्रिड ऑपरेटरों ने स्ट्रीट लाइट और अन्य नगरपालिका बिजली काटकर एयर कंडीशनिंग और पंखों के उपयोग में वृद्धि की। फिर उन्होंने औद्योगिक उपयोगकर्ताओं पर कटौती की। इसके लिए मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स को सूचित किया। टेस्ला और एप्पल के कारखाने के संचालन को आने वाले सप्ताह के लिए धीमा किया गया। जबकि इस कदम ने कोरोना महामारी के बाद पहली बार चीनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन चीजों की भव्य योजना में एक अस्थायी इकोनॉमी एक प्रमुख मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि फिर यह और खराब हो गया। मध्य चीन में झुलसा देने वाला सूखा जारी रहा। उत्तर में हवाएं अनएक्सपेक्टेडली मर गईं, और पूरे देश में कोयले का भंडार 1 या 2 दिन के लिए घट गया। अचानक बिजली की कमी रोलिंग ब्लैकआउट बन गई। घंटों तक चीनी शहरों में अंधेरा छा गया। लियाओयांग में ट्रैफिक लाइट बंद होने पर कारें ढेर हो गई और फैक्ट्री वर्कर्स अस्पताल में। जब फैक्ट्री एग्जॉस्ट सिस्टम्स बंद हो गए, मोमबत्तियों की रोशनी में चली दुकानें, शहरवासियों को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने साफ पानी जमा करने की सलाह दी। किराएदारों से सीढ़ियां चढ़ने को कहा, जबकि कम से कम एक परिवार प्रति बिल्डिंग लिफ्ट में फंस गया जब बिजली अचानक कट गई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे अभूतपूर्व कहा, और कुछ चीनी नागरिकों ने आउटेज की तुलना की उत्तर कोरिया में रहने से। इस संकट के वास्तविक स्रोत को समझने के लिए शॉर्ट टर्म सप्लाई एंड डिमांड इम्बैलेंस से परे एक चीन के इलेक्ट्रिक ग्रिड को समझना चाहिए, और उसके ग्रिड को समझने के लिए समझना चाहिए इसे कोयला, क्योंकि कोयला ही सब कुछ है। समान जीडीपी वाले 2 अन्य क्षेत्र यूरोप और अमेरिका लगभग 18% और 21% बिजली का उत्पादन कोयले से करते हैं। चीन में ये 62% है। वास्तव में पूरी दुनिया की लगभग आधी कोयला बिजली उत्पादन क्षमता चीन में है।
गौर से सोचे तो ये सरप्राइजिंग नहीं है। 2 या 3 दशक पहले यूरोप और अमेरिका की ऊर्जा में कोयला कहीं अधिक महत्वपूर्ण था, लेकिन उसके बाद के वर्षों में there's been a notable shift towards cleaner natural gas fired power plants। चीन ऐसा नहीं कर सका, कम से कम आसानी से तो नहीं। आज की दुनिया में किसी भी देश की महत्वपूर्ण कमजोरियों में से एक ये है कि इसमें घरेलू तेल और गैस उत्पादन में कमी है। चीन अपने द्वारा उपयोग की जाने वाली प्राकृतिक गैस का लगभग आधा इंपोर्ट करता है, जिसका अर्थ है कि यह महंगी है, जिसका मतलब है कि यह बिजली पैदा करने के लिए फॉसिल फ्यूल का उपयोग नहीं करता है। इस बीच जब चीन कोयले में तैर रहा है, इनर मंगोलिया और देश के शांक्सी प्रांतों में कोयला का रूस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को छोड़कर किसी के भी मुकाबले अधिक कोयले के भंडार हैं। रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के कई रूप अब कोयले और गैस के साथ कॉस्ट कम्पेटिटिव हैं। लेकिन याद रखें, चीन अविश्वसनीय रूप से अभूतपूर्व तेजी से बढ़ रहा है। जबकि उदाहरण के लिए प्रति किलोवाट आवर सौर की कुल लागत समान या कम हो सकती है। सौर यानी सोलर एनर्जी के साथ लगभग सभी लागत पैनलों के उत्पादन और स्थापना में है। कोयले के साथ हालांकि उपयोग के जीवन काल के माध्यम से लागत कोयले प्राइस के रूप में उपयोग के साथ समय के साथ बढ़ती है, पर ये शुरुआती इंस्टॉलेशन में सस्ती पड़ती है। इसलिए जब कोई देश इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो पहले से कम खर्च करना बहुत आसान हो जाता है। पहले से बड़ी राशि खर्च करने के बजाय ये जानते हुए कि अधिक धन आ रहा है, प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाना। यह वो सिंपल रियलिटी है जिसने लोगों की कमर कस ली है। चीन के ऊर्जा मिश्रण में कोयला मुख्य है। अब वास्तव में चीन में बिजली का उत्पादन करने वाली कंपनियां लगभग यूनिवर्सल रूप से स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं। लेकिन केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने के बावजूद दिन प्रतिदिन के आधार पर ये व्यवसाय कुछ हद तक प्राइवेटली ओन्ड एंटरप्राइज के समान काम करते हैं। लेकिन यह एक अनोखा बाजार है। बीजिंग नियंत्रित करता है कि बिजली उत्पादकों को उनके द्वारा बनाई जाने वाली बिजली के लिए कितना भुगतान किया जाता है। आमतौर पर ये लगभग 6 रुपये प्रति किलोवाट आवर है, विश्व एवरेज से बहुत नीचे। देश इसे महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि आज भी यह एक बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। इंडस्ट्री रिक्वायर्स पावर, और ठीक वैसे ही जैसे चीन बाकी दुनिया के साथ कम्पेटिटिव है। थैंक्स टू इट्स लो लेबर कॉस्ट्स, इट्स ऑल्सो कम्पेटिटिव थैंक्स टू इट्स लो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट्स। लेकिन कम लागत का कोई मतलब नहीं है जब खपत करने के लिए कोई बिजली नहीं है। विशेष रूप से और महत्वपूर्ण रूप से बीजिंग कोयले की लागत को रेगुलेट नहीं करता है। इसमें बेतहाशा उतार चढ़ाव होता है, जैसा कि बाकी दुनिया में होता है। इसलिए कंपनियों को उनके द्वारा किए जाने वाले उत्पादन के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है, लेकिन उनकी इनपुट लागत कोयला का चेंज के अनुसार इसके साथ समस्या का पता लगाने के लिए किसी एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं है। सो व्हाई नॉट रिन्यूएबल्स? फिलहाल अगर सोलर और विंड के बड़े इंस्टॉलेशन कॉस्ट को नजरअंदाज करें, कोयले से चलने वाली बिजली के साथ कंपटीशन में कोयले की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण क्या रिन्यूएबल स्पष्ट विजेता नहीं होंगे? 6 रुपये प्रति किलोवाट आवर से कम के लिए सोलर इंस्टॉलेशन, क्या यह एक गारंटीड प्रॉफिट मशीन नहीं होगा? बट मोस्ट चाइनीज पीपल लिव वेयर फेवरेबल कंडीशंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सिंपली आंट अवेलेबल। देश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा क्षमता बड़े पैमाने पर पश्चिम और इसके साथ स्थित उत्तरी सीमा में है। वही हवा के लिए ये क्षेत्र फार वेस्टर्न बॉर्डरलैंड नॉर्थ में भी है, जहां देश की सबसे कंसिस्टेंट विंड पोटेंशियल स्थित है। कठिनाई यह है कि चीन की 90% से अधिक आबादी साउथ ईस्ट की ओर रहती है, जिसके कारण रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन समस्या है। यहाँ तक कि जब बात देश के सबसे अधिक विकसित रिन्यूएबल हाइड्रो पावर की आती है, तो भी कई देश के सबसे बड़े डैम्स में से अधिकांश दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी चीन के पास स्थित हैं, जो मध्यम आबादी वाले क्षेत्र हैं।
लेकिन यह अभी भी सबसे घनी आबादी वाले प्रांतों से दूर है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का अधिकतम उपयोग करना और अक्षय की पहले से ही प्रभावशाली मात्रा। केंद्र सरकार ने जो बुनियादी ढांचा तैयार किया है, उसके लिए कुशल साधनों की आवश्यकता है। विशाल दूरियों पर बिजली सप्लाई करना, मैसिव डैम्स, सोलर इंस्टॉलेशंस एंड विंड फार्म्स के साथ साथ चीन ने पास्ट डेकेड में तेजी से जुड़ने वाली ट्रांसमिशन लाइनों से पूरे देश में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है। यह एक अल्ट्रा हाई वोल्टेज पावर लाइन है और जो विश्व स्तर पर 36 मौजूद है। चीन उनमें से 34 का घर है और अधिक निर्माण करने की योजना बना रहा है, जबकि स्टैंडर्ड ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनें 110 से 500 किलोवोल्ट तक चलती हैं। ये चलती है 800 से 1100, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर मैसिव एफिशिएंसी गेन होता है और बदले में इन लंबी दूरी की अनुमति देता है। एक स्टैंडर्ड लाइन की शक्ति से 5 गुना तक चलने वाली लाइनें। चीन में उच्च रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन के क्षेत्रों के साथ उच्च ऊर्जा खपत वाले क्षेत्रों को जोड़ने में उनकी पहचान की गई है। और फिर भी, जबकि इन बुनियादी ढांचे के निवेशों ने दूर क्षेत्रों में विंड एंड सोलर प्लांट का निर्माण किया है, बट चाइना हैज येट टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ देयर ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स। 2020 के अंत में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि चीन का फ्यूचर फॉरवर्ड अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइनें केवल 60% क्षमता पर ही चल रही थी। एक ऐसे देश के लिए जहां कोयले की आदत अब भी बढ़ रही है, ये कम उपयोग डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन जरूरी नहीं कि यह भौतिक इलेक्ट्रिक ग्रिड का कारण हो, बल्कि इसका कारण पॉलिसी एंड प्राइसिंग लेवल है। चीन ने अभी तक रिन्यूएबल एनर्जी को पॉपुलराइज नहीं किया है। उन्होंने सप्लाई साइड को संबोधित किया है, लेकिन बड़े पैमाने पर मांग को नजरअंदाज कर दिया है। चीन की सौर और पवन खेतों और बिजली लाइनों को जनसंख्या केंद्रों से जोड़ने के लिए और एक दूसरे से ऊर्जा खरीदने के लिए चीनी स्टेट्स की इच्छा जरूरी है, क्योंकि ऊर्जा की दरें बाजार के बजाय सरकार द्वारा सेट की जाती हैं। प्रांत जो बड़े पैमाने के हैं, वे अपने स्वयं के ग्रिड से बनी बिजली को खरीदने का अवसर विद इन द बॉर्डर्स रखते हैं, चाहे वो खरीदी किसी भी ओरिजिन की हो। दूसरे प्रांत को वो बिजली क्यों दे जो भीतर मुहैया हो सकती है? और क्योंकि जिन प्रांतों को अधिक शक्ति की आवश्यकता है, वे अधिक घनी आबादी वाले या अधिक इंडस्ट्रियल हैं। They're probably eastern or coastal and likely buying power from nearby coal plants rather than using renewables. Available renewable ऊर्जा फिर पीछे चली जाती है। उन ऊर्जा को प्रांत पीक सर्ज के दौरान कैपेसिटी इंश्योरेंस के रूप में खरीदते हैं। While flexible, interconnected, and national in theory, China's grid still just more regional, rudimentary, and coal-oriented in practice. आज तक चीन के ग्रिड ने काफी हद तक देश को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्याप्त काम किया है। But as Chinese coal consumption, consumer standards, average temperatures, and weather variability rise too, the challenge will be keeping up. और 2021 में ऐसा नहीं हुआ। चीन की ऊर्जा मिश्रण में कोयले की निरंतर केंद्रीयता को देखते हुए उन्होंने जो कदम उठाया, 2020 का बोल्ड मूव था। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई कोयले पर बैन लगा दिया। ये कदम वेस्टर्न नेशंस की कोविड-19 के कॉल फॉर एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द ओरिजिन्स ऑफ कोविड-19 के रिस्पॉन्स में हुआ था, लेकिन उस पॉइंट तक ऑस्ट्रेलिया ने चीन के आयातित कोयले के लगभग आधे हिस्से की सप्लाई की थी। फिर भी विश्व के सबसे बड़े कोयला उत्पादक के रूप में ऑस्ट्रेलियाई कोयले पर बैन, यहाँ तक कि जब सर्दियों में प्रवेश किया जा रहा था, ये तब तक कामयाब हो सकता था जब तक कि मैनेज करने के लिए ये एकमात्र चैलेंज था। इसके बाद 2021 आया और उसके साथ रिकवरी। चीन की स्ट्रिक्ट क्वारंटीन और कंट्रोल मेजर्स से अपने क्षेत्र, निर्माण और हैवी इंडस्ट्री में फिर से बढ़ोतरी हासिल की। जबकि चीनी अर्थव्यवस्था से जीवन के संकेत मिले, उन्होंने ग्रिड पर भी दबाव डाला, क्योंकि 2021 के पहले आधे वर्ष में कोयले की मांग में 2020 की तुलना 11% की वृद्धि देखी गई और 2019 से 8% की वृद्धि देखी गई।
लेकिन जैसे ही कारोबार शुरू हुआ, सतह के नीचे दरारें नजर आ रही थी। जबकि चीन वर्षों से अधिक कोयले का दहन कर रहा था, लेकिन वो शायद ही कोई उत्पादन कर रहा था। यहाँ इनर मंगोलिया ऑटोनोमस रीजन में चीन ने भूमि के उपयोग के उल्लंघन पर 30 से अधिक खानों का महीनों तक उत्पादन बंद कर दिया। वहीं शिंगसी में एक दुर्घटना में एक कार्यकर्ता की मौत के बाद सुरक्षा निरीक्षण के लिए 1 महीने के लिए कोयला खानों को बंद कर दिया गया। और उसी समय घरेलू कमी भी काफी थी, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यही हाल हुआ। इंडोनेशिया चीन के न्यूएस्ट नंबर 1 कोल सप्लायर भारी तूफान के मौसम से मारा गया था, जिससे उसके निर्यात लक्ष्यों को पटरी से उतार दिया। भारी तूफानों के कारण चीन के जेंगसो में भी बाढ़ आ गई, जिससे कोयले को हेनान प्रांत में रीरूट किया गया। लेकिन बारिश रुकी और जैसे जैसे 2021 आगे बढ़ा, चीन का अधिकांश भाग भीषण सूखे की चपेट में आ गया, जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और उससे काफी बाधा आ गई। विश्व भर में कोयले की कीमतें $200 प्रति मीट्रिक टन से अधिक तक पहुंच गई हैं। यह 1 साल पहले की तुलना में औसत से 4 गुना अधिक था, जिसके कारण चीनी खानों ने उत्पादन करने के लिए स्ट्रगल किया, जबकि चीनी पावर प्रोवाइडर्स ने कम से कम अपने नुकसान के लिए संचय किया, जबकि वे बेचने की प्राइस से अधिक लागत पर उत्पादन करते रहे। फिर दावा किया कि वे अपने फाइनेंशियल नुकसान को कम करने के लिए और मेंटेनेंस के लिए ऑफलाइन जा रहे थे। 20 अलग प्रांतों ने दशकों में सबसे महत्वपूर्ण रोलिंग ब्लैकआउट का अनुभव किया, जिसने ग्लोबल सप्लाई चेन को और अधिक उथल-पुथल में फेंक दिया, क्योंकि उत्पादकों को उत्पादन में कटौती या बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब क्या था? संकट तो बीत गया जब देश की इकोनॉमी का सिस्टम शर्मिंदगी के रूप में दुनिया भर में उजागर हो गया था। चीन फिर कठिनाइयों के भावर में फंस गया। ये भावर एक उम्मीद है, फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, कांस्टेंट, ट्रेमेंडस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द लूमिंग ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस। अब चीन जानता है कि उसे कटौती करने की जरूरत है। ये दोनों जलवायु परिवर्तन और अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के कारण ये समझ चुका है। 1 दशक से भी कम समय पहले चीन और विशेष रूप से बीजिंग ने दुनिया की सबसे वर्स्ट एयर क्वालिटी को देखा था। और यह महज अनप्लेजेंट बात नहीं है, जबकि सही तरीके से उपाय करने के लिए शोधकर्ताओं ने 1, 2 या 3 हजार से अधिक मौतों का जिम्मेदार चीन में वायु प्रदूषण को ठहराया है। और ये मौतें प्रति वर्ष नहीं, बल्कि प्रतिदिन थी। यह मुद्दा इस हद तक बढ़ गया कि इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स ने चीन में मौजूदा स्वास्थ्य के वास्तविक प्रभावों की भरपाई के लिए देश में भेजे गए कर्मचारियों को जोखिम कॉम्पेंसेशन देना शुरू कर दिया। इस विशाल वायु प्रदूषण के पीछे सबसे बड़ा तत्व कोयला था, पावर जनरेशन और घरेलू हीटिंग के लिए। पिछले दशक में देश ने अपनी वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए जबरदस्त प्रगति की है, लेकिन अभी भी यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्यों से काफी ऊपर है और अब भी प्रति वर्ष असंख्य अतिरिक्त मौतों का स्रोत है। लेकिन इस उदाहरण में चीन के वायु गुणवत्ता संकट ने बीजिंग को एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि उसकी कोयले की आदत एक बहुत भारी कीमत के साथ आती है। इसके साथ ही दुनिया ने माना कि खराब भविष्य जैसे अनलिवेबल टेम्परेचर्स, डिस्ट्रक्टिव सी लेवल राइज एंड डेडली सुपरस्टॉर्म्स से बचने के लिए जलवायु संकट से निपटने की जरूरत है। विश्व और चीन भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि चीन एक विशाल अंतर के कारण कार्बन एमिशन का सबसे बड़ा स्रोत है, अमेरिका की तुलना में 2 गुनी से अधिक के लिए जिम्मेदार है, भले ही पर कैपिटा एमिशंस कम हो। और याद रखें, इसका ट्रेंड लाइन इस तरह दिखता है, नाउ ऑल आइज आर ऑन चाइना टू प्ले इट्स पार्ट। इसलिए 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए ग्लासगो पर विश्व लीडर्स के रूप में चीन ने कमिटमेंट की। देश 2030 तक कार्बन एमिशन पीक पर पहुंच जाएगा और 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी। यह मूव अग्रेसिव था। जापान ने कहा है कि वो अपने कार्बन शिखर के 37 साल बाद कार्बन न्यूट्रलिटी तक पहुंच जाएगा,
अमेरिका अपने आप को 43 साल दे रहा है और यूरोपीय संघ को पूरा 71 साल का समय दे रहा है। चीन ये कह रहा है कि वे 30 में ऐसा करेंगे, इस तथ्य के बावजूद कि उनका शिखर दूसरों की तुलना में कहीं ज्यादा होगा। लेकिन ये चीन है, यही वो देश है जिसने हांगकांग की 50 साल तक ऑटोनॉमी हासिल की है। यह वो देश है जिसने कहा कि एकमात्र 300 लोग तिननमेन स्क्वायर में मारे गए थे। ये देश है जो कहता है कि शिनजियांग में जो भी चल रहा है वो उइघुर आतंकवादियों को हिरासत में रखने की कानूनी हिरासत है। क्या किसी भी चीनी कमिटमेंट को सच माना जा सकता है? जब ये जलवायु के लिए आता है, ये संभव है। UN कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज 2009 में चीन ने सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई कार्बन एमिशन को कार्बन इंटेंसिटी के रूप में जाना और 2020 तक 45% से कम कर लिया। According to the United Nations itself, China hit this 3 years early, in 2017. At 21st Conference of the Parties in Paris Climate Conference 2015, the country committed to go even further and reduce carbon intensity by 65% relative to 2005 levels by 2030, and China still has every chance in the world to hit that. तो ये कहना है कि पिछले वादे के आधार पर शायद चीन 2030 तक अपने पीक कार्बन एमिशन पर रहेगा। लेकिन जब मूल रूप से कार्बन तीव्रता के लक्ष्यों को स्थापित किया गया था, विशेषज्ञों के बीच प्राथमिक क्रिटिसिज्म थी कि चीन पहले से ही 2020 तक 45% की कटौती करने के पथ पर पहले से ही था। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार 5 साल पहले 2009 की प्रतिबद्धता के बाद 5 वर्षों में वास्तव में गिरावट की गति धीमी हो गई। Again, carbon intensity is a measure of emissions per unit of GDP, not overall emissions, so a reduction in carbon intensity was to be expected क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था started to shift from industrial to service based। 2030 के कार्बन पैकेज का लक्ष्य अलग है। चीन वर्तमान में उस रास्ते पर नहीं है और सिर्फ 7 साल की घड़ी में यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि यह उस रास्ते पर हो पाएगा। चीन की जलवायु कमिटमेंट अपने बिजली संकट से पहले आई थी और 2021 और 2022 में दिखा दिया है कि राष्ट्र की प्राथमिकताएं क्या हैं। विश्व के प्लान भविष्य में कोल पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन का निर्माण चीन के भीतर ही है और पिछले साल ही बीजिंग ने फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन के उत्पादन को कम करने के लिए 370 मिलियन टन के कोयले का उत्पादन किया है। विश्लेषकों और ऑब्जर्वर्स ने चीनी अधिकारियों के बीच एक टोन शिफ्ट का उल्लेख किया है, जो अक्सर उन्हें रिन्यूएबल ऊर्जा की दिशा में अपने संक्रमण में ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकता को पूरा करना है। और दिसंबर 2021 में चीन के एनुअल सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस में नीति निर्माताओं ने अंत में ये सुझाव दिया कि सभी लोग पहले से ही जानते हैं कि अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को छोड़ने में देरी हो सकती है, क्योंकि वे अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। The economic story of China over the past decade has been this: a slow slide out of the era of record-setting GDP growth, placing pressure on the leaders whose power is secure by the continued march towards superpower status। लेकिन ये बात पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है कि चीन की जीडीपी की वृद्धि कार्बन आउटपुट से काफी जुड़ी है और कार्बन आउटपुट को अपने नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा दिए गए दबाव और जलवायु परिवर्तन की इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए रोक देना पड़ेगा। So what's happening now is a balance. They can take one step forward on decarbonizing, but that relies on taking one step back on growth। वे विकास की दिशा में एक कदम आगे ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए डिप्लोमेटिक हैसियत से एक कदम पीछे हटने की जरूरत है। चीन प्रबंधन कर सकता है और उसे कम कर सकता है, लेकिन पिछले दशक में यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी योग्य वस्तुएं जल्दी ही पर्याप्त नहीं हो सकती, क्योंकि चीन की आंखों में काफी जल्दी विकास की गति कम लागत, उच्च कार्बन ऊर्जा से ही संभव है। नाउ फ्रेंड्स, इट्स इकोनॉमी वर्सेस क्लाइमेट,
Social order versus public health, tomorrow versus day after. If you like my video, do comment below.